गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं। कोई भी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमारे लिए किसी न किसी तरह यूज़फुल है, उसको हम संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे धरातल, जलवायु, मिट्टी, वन, जल। ये क्या प्रकृति ने हमें दिए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे ही कुछ मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जो मानव ने बनाए, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, जिनमें मानव का योगदान होता है, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उनको हम कल्चरल रिसोर्स कहते हैं। अब ह्यूमन है, वो भी एक किस्म से कल्चरल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो रिसोर्सेज को, जो हमारे अवरोधक हैं या तटस्थ पदार्थ हैं, उनको संसाधनों में बदलता है और संसाधनों की संख्या को भी बढ़ाता है। तो संसाधन क्या कि कोई भी पदार्थ जो हमारे लिए किसी न किसी तरह से लाभदायक होता है। अब है संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या कि उस चीज़ को बचा के रखना। जैसे आज के टाइम में क्या, अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही प्रयोग करते रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, तकनीकी और औद्योगिक क्रांति बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमारी क्या भौतिकवादी जीवन शैली हो चुकी है। हम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, संसाधनों का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह हम इनको प्रयोग करते रहे तो वो हम एक दिन हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे और हमारा आगे का विकास है वो रुक जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि संरक्षण की ज़रूरत है। अब अलग अलग विद्वानों ने संरक्षण की अलग अलग परिभाषाएं बताई। जैसे मैकनाल के अनुसार कि संरक्षण का अर्थ क्या है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे मानव की ज़रूरतें सर्वोत्तम ढंग से पूरी हो सके। तो मैकनाल कहते हैं कि रिसोर्स संसाधन संरक्षण क्या कि हम चीज़ों का ऐसे प्रयोग करें कि हम सभी मानव की ज़रूरतें पूरी हों। वो कोई भी ऐसा ना हो कि उसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्स ना हो। तो सभी की अगर ज़रूरतें पूरी करते, इतने संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, इस ढंग से प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण। जिमरमैन क्या कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ क्या है कि संसाधनों की वर्तमान खपत को न्यूनतम स्तर पर रखना। वर्तमान खपत कि आज जो हम कितने रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, कि हम ज़रूरत पूरी करें लेकिन उसको एक मिनिमम लेवल पर रखना। कि मान लो जैसे पहले क्या था कि ज़्यादा, जैसे 2 टन कोयला हम जलाते थे तो जितनी एनर्जी निकलती, आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या 1 टन कोयला जला के भी हम उतनी एनर्जी ले सकते हैं। तो जिमरमैन कहते हैं कि हमें संसाधनों का संरक्षण का मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंट कंजम्पशन है उसको हमें कम से कम रखना। कितना रखना कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए लेकिन कम मात्रा में, और भविष्य में लंबी अवधि के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना कि जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन्स आएंगी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए भी उसको बचा के रखना ही क्या कहलाता है, हमारा संसाधनों का संरक्षण। अब रॉबिन्सन क्या कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ क्या है कि संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन है या उनकी जो बर्बादी है उससे उनका बचाव। अंधाधुंध दोहन, अब जैसे क्या वनस्पति को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट थे, थिक फॉरेस्ट पाए जाते थे, लेकिन अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको हम क्या अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, तो उसको रोकना। और उनकी जो बर्बादी है कि जैसे मान लो अब क्या हम खनिज पदार्थ निकलते हैं, खनिज ऐसे होते हैं जिसमें से ज़्यादा धातु होती है, मान लो 30 या 40% धातु, उसको तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जिसमें 30% से कम उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो क्या उनकी बर्बादी। तो रॉबिन्सन क्या कहते हैं कि संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है कि जो हम उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं या उनका जो मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको बचाना ही हमारा क्या कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण। तो इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्या कि किसी भी पदार्थ को या जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हम इस ढंग से प्रयोग करें कि हमारी प्रेजेंट की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें, ताकि हमारा जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है वो ना रुके, सबकी ज़रूरतें आगे आने वाले टाइम में भी पूरी हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब बाकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ऐसे ही हम प्रयोग करते जाते हमारी ज़रूरतें पूरी होती, लेकिन आज हमें संरक्षण की ज़रूरत है। तो क्या कारण है जिनकी वजह से हमें उनके संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कि प्राकृतिक संसाधन समस्त मानव जाति की धरोहर। जो हम रिसोर्सेज जैसे आज जो हम रिसोर्स प्रयोग कर रहे हैं वो क्या इसी टाइम थोड़ी बने, पास्ट में बने हैं। तो पास्ट वाली जो हमारी पीढ़ियाँ थी उनके टाइम में बने, लेकिन उनको हम आज यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही जो आज हमारे रिसोर्स हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो ज़रूरी हैं,
उनके लिए भी तो हमने उनको बचा के रखना है। तो इसीलिए क्या कि जो रिसोर्स है वो किसी एक पीढ़ी की नहीं है, हर पीढ़ियों का उन पर अधिकार है। तो हर पीढ़ी को उनके विकास के लिए वो रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। तो इसीलिए कि सभी मानव जाति, और वो तभी बच सकते हैं, सबकी ज़रूरतें तब पूरी हो सकती हैं जब हम उनका एक सही ढंग से संरक्षण करें, उनका बचाव करें। तो इसके लिए हमें संरक्षण की ज़रूरत है। दूसरा है मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ज़रूरी। अब पहले क्या था, जैसे जंगलों में रहता था तो उस टाइम क्या थी, उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी, तो सिर्फ बेसिक नीड्स जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, इन्हीं को पूरा करता था। लेकिन अब क्या, मानव का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए हमें, उसका क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सारे विकास होने चाहिए ना। सामाजिक विकास मतलब समाज में सबके साथ एक समान व्यवहार हो। आर्थिक कि सभी को रोज़गार के अवसर मिले, जैसी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको आजीविका कमाने के साधन होने चाहिए। और सांस्कृतिक विकास क्या, कल्चरल, कि उसका जैसे इंटरटेनमेंट का है या उसका चिकित्सा का है, एजुकेशन का, कि ये फैसिलिटी भी उसके लिए बची होनी चाहिए। तो इसलिए एक मानव के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी हमें संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। तीसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, ये एक विकराल समस्या। आज के टाइम में क्या कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा है, जैसे जल है, फॉरेस्ट है, तो इनका क्या अंधाधुंध प्रयोग करते आ रहे हैं। तो अगर इसी तरह प्रयोग करते रहे तो आगे आने वाली टाइम में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कि जो हमारे पास अब अबंडेंट रिसोर्सेज हैं उनका भी एक सही ढंग से प्रयोग करें, उनका जो मिसयूज़ है, अंधाधुंध जो प्रयोग है वो हमें रोकना। इसके लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। चौथा, विश्व में जितनी भी एनर्जी प्रयोग करते हैं, जैसे दो प्रकार के देश होते हैं, एक विकसित देश, एक विकासशील। विकसित देशों में क्या है, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनका बहुत बड़ा पार्ट यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे क्या, उनके पास रिसोर्स थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो किससे लेके आएंगे, वो विकासशील देशों से। अब अगर विकासशील देश जिनके पास रिसोर्स हैं, अभी उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन उनको अपना विकास करने के लिए क्या, वो उनके पास होने चाहिए। तो अगर हम उनको विकसित देशों को भेज देंगे तो जो विकासशील देश है उनका फिर विकास कैसे हो, उनका विकास रुक जाएगा। तो इससे उन देशों में क्या, जो विकासशील देश है वो पिछड़ जाएंगे अगर अपने सारे रिसोर्सेज का वो दूसरे देशों को आयात कर देंगे। तो इसके लिए क्या कि हमें जो विकासशील देश है उनमें जो रिसोर्सेज है उनको भी बचा के रखने की ज़रूरत है, ताकि वो देश भी एक विकसित राष्ट्र के लेवल पे आ सके। और जो असमानता पाई जाती है विकसित और विकासशील के बीच में, ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा और क्या कि जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ऐसी चीज़ें क्या बहुत लंबे टाइम के बाद बनती है। और जब हम आज के टाइम इनका मिसयूज़ कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे वायुमंडल में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये समस्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जैसे ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे क्या, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो जीवधारियों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो स्नो वाले एरियाज हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। तो इससे क्या कि हमें इन चीज़ों को, जो कोयला और खनिज तेल जैसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं, इनको भी कम से कम यूज़ करना, इसके लिए हमें संरक्षण की आवश्यकता है। अब आगे हैं, अब जैसे कई प्रकार के रिसोर्स हैं, जैसे मृदा है, जल है, वनस्पति है, खनिज पदार्थ है। तो अलग अलग रिसोर्सेज का हम अलग अलग प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। अब आज हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण, सोयल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा क्या, मिट्टी क्या, कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी लेयर जो पौधों को बढ़ने के लिए जीवांश, ह्यूमांस, खनिज वगैरह प्रदान करती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, मृदा। अब मिट्टी क्या है कि ऐसा माध्यम है जिसी के ऊपर ही हमारा जैसे सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, फसलें ये डिपेंड करती हैं। इससे हमें क्या, भोजन, वस्त्र और जीवन की बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। पशु पक्षी भी क्या, वनस्पति, मिट्टी के ऊपर ही वनस्पति के लिए निर्भर रहते हैं। तो मिट्टी क्या कि सभी जीवधारियों के एक जीवन का आधार है। लेकिन आज के टाइम में क्या, ये मृदा हमारी एक समस्या बनती जा रही है। इसकी बहुत जिस वजह से हमें इसके कंजर्वेशन की जरूरत। मिट्टी की दो समस्याएं, पहला है सोयल इरोजन, मृदा अपरदन, और दूसरा मिट्टी की उर्वरता या जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आना।
तो आज हम करेंगे इसका सोयल इरोजन, मृदा अपरदन। तो सोयल इरोजन क्या होता है कि जब जैसे तेज़ गति से बहती हुई वायु है या बहुत तेज़ गति से बहता हुआ जल है, जो वो अपने प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाए या बहा ले जाए अपने साथ, उसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। अब मृदा प्रतिवर्ष क्या कि लगभग 2% जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह के चली जाती है। और हम जानते हैं कि मिट्टी बनने में तो बहुत टाइम लगता है, लगभग जो 1 सेंटीमीटर परत है मिट्टी की वो बनने में लगभग 1 लाख वर्ष हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कि मिट्टी का संरक्षण ज़रूरी है। और इसकी मेन समस्या हमारी होगी मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है परत अपरदन, दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। परत अपरदन या सीट इरोजन, ये क्या होता है कि जब तेज़ गति से बहती हुई हवा है या तेज़ गति से बहता हुआ पानी है, जब वो पूरे एरिया की मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाए या उड़ा के ले जाए और पूरा जो एरिया वहाँ की मिट्टी ख़त्म हो जाती है, तो एक उस एरिया से दूसरे जगह में चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं सीट इरोजन। दूसरा है अवनालिका या गली इरोजन, जब तेज़ ढाल है, तीव्र स्टीप स्लोप है, उसमें से अगर मान लो पानी आ जाता है, थोड़ा पानी बहता है, तो वो क्या कि रास्ते की मिट्टी को काट देता है, वहाँ बीच बीच में नालिकाएँ गलीज बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं गली इरोजन या अवनालिका इरोजन। उसके बाद अब मृदा अपरदन हो गया कि 2 टाइप का होता है, लेकिन किन किन कारणों से होता है। पहले क्या कि तेज़ी से बहता हुआ बाढ़ का पानी, जब फ्लड आती है तो उस टाइम क्या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पानी क्या कि अपने रास्ते की सारी मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो इससे मृदा अपरदन होता है। दूसरा, खड़ी ढालों पर जल का वेग अधिक होना, जो तीव्र ढाल होते हैं स्टीप स्लोप, तो उनमें क्या कि जब पानी चलता है तेज़ गति से बहता है तो अपने रास्ते की मिट्टी है उसको पूरी तरह काट देता, वहाँ नालिकाएँ बना देता, तो उससे भी क्या मिट्टी का इरोजन होगा। तीसरा, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है कि जो हमारे जैसे ट्राइब्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हमारे, उनमें जो जनजातियाँ हैं वो क्या कि जंगलों में जाती हैं, उन वहाँ के पेड़ पौधों को काट देती हैं, उसको जला देती हैं, फिर वो खाली एरिया हो गया उसमें 3-4 साल खेती करती हैं, फिर वो बंजर हो जाता है, उसको छोड़ के दूसरे एरिया को के वनों को काट देती हैं। तो ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि, इससे क्या होगा जब उसको जलाते हैं तो मिट्टी में जो भी ह्यूमस जीवांश वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे भी वो मिट्टी का अपरदन होता है। इसके अलावा कि शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव, जो ड्राई एरियाज है जैसे डेजर्ट जैसे एरिया, उनमें क्या कि वनस्पति कम होती हैं, तो अगर बिल्कुल खाली एरिया हुआ तेज़ हवा चलेगी तो वहाँ की पूरी मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाए। लेकिन अगर पेड़ होते तो उसकी जड़ें क्या उसको मिट्टी को बांधे रखती, तो शुष्क क्षेत्रों में जो कम वनस्पति पाई जाती इसकी वजह से भी वहाँ जल वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है। उसके बाद वनों का अंधाधुंध कटाव, आज के टाइम में क्या कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें कृषि योग्य एरिया ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते जा रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया थे उनको काटते जा रहे हैं, या जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चा माल चाहिए, इसके लिए हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो फॉरेस्ट हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो पेड़ ख़त्म हो गए तो जो मिट्टी को बांधे रखते थे जो पेड़ वो कैसे रोकेंगे, उसको मिट्टी लूज़ होगी और फिर जल या जो हवा है वो उसको अपने साथ आसानी से बहा के ले जा सकती है। उसके बाद की कृषि का गलत तरीका, अब जो हम खेती करते हैं कई क्या करते हैं, हम एक ही खेत में बार बार एक ही फसल बो देते हैं, तो वो फसल तो एक प्रकार के जो खनिज पदार्थ है उसको ख़त्म कर देती है, तो धीरे धीरे क्या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, हमारा जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हम कई बार ढाल के अनुसार जुताई कर देते हैं, तो अगर वहाँ थोड़ा भी पानी होता है तो स्लोप के साथ साथ वो पूरी मिट्टी वहाँ की बह जाती है। इसके अलावा और जैसे क्या कि हम ये जो क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते कि बार बार एक ही फसल बोते हैं, उसकी वजह से भी। इसके अलावा एक मूसलाधार बारिश, जब बहुत जैसे हम देखते हैं ना कि जब तेज़ बारिश आती है तो बूंदें ऐसी मोटी मोटी बूंदें गिरती है और पूरी मिट्टी को अपने साथ पानी के साथ वो बहा के ले जाती है, तो मूसलाधार बारिश भी इसका कारण है। इसके अलावा जैसे पशुचारण, खेतों में पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके जो खुर हैं वो मिट्टी को लूज़ कर देते हैं, तो वहाँ से जब तेज़ हवा चलती है या पानी आता तो लूज मिट्टी है वो फिर वो वहाँ से उड़ जाती है। तो ये हमारे मृदा अपरदन के कारण। उसके बाद आप इसको रोक कैसे सकते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कैसे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो पहले वृक्षारोपण,
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखेंगी, तो वहाँ से मिट्टी का जो अपरदन है वो कम हो पाएगा। दूसरा, बांध बनाना। अब जब जैसे कुछ वर्षा ऋतु के कुछ महीने उस टाइम बहुत बारिश आती है, तो वो पानी क्या सारा ऐसे फ्लड के रूप में आ जाता है। तो अगर उस पानी को हम रोक लें उस टाइम डैम बना के, तो क्या आगे फ्लड आने से बच जाएगा, तो उससे सोइल इरोजन रुकेगा। दूसरा, डैम से क्या हम बिजली बनाएंगे। तीसरा, जब हमें सिंचाई की ज़रूरत होगी तो हम जो पानी है नहरें वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो उस एरियाज़ में डैम बनाने चाहिए, ताकि उस जो फ्लड की समस्या उसको रोक सके। एक पशु चारण पर नियंत्रण, कि ऐसे ही अगर जंगलों खेतों में हम पशुओं को छोड़ देते हैं तो उनके जो खुरों से लूज मिट्टी है उस चीज़ को हम पशु चारण पर रोक लगा के कर सकते। कुछ एरिया उनके लिए फिक्स कर दें, कि वैसे तो ज़रूरी है कि जैसे ये चलवासी पशु चारण है तो पशु चारण तो रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ एरियाज़ उनके लिए फिक्स कर दें ताकि दूसरे एरियाज़ का नुकसान ना हो। इसके अलावा पंक्तिबद्ध पौधारोपण, कि जैसे जो डेजर्ट जैसे एरियाज़ हैं तो कई बार उनकी जो बाउंड्री है उस पर हम एक बेल्ट में किनारे पे लगातार पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो वो क्या, जब वो तेज़ हवा से मिट्टी उड़ेगी तो उसको वो रोक सकते हैं। इसके अलावा कृषि प्रणाली में सुधार, कि जैसे हम क्या क्रॉप रोटेशन करें, एक बार एक फसल बो दी, दूसरी बार उस एरिया में दूसरी फसल बोएं, ताकि पहले से अगर जो मिनरल ख़त्म हुए उसमें दूसरी से उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा क्या हम जैसे फलीदार फसलें भी बो सकते हैं। फलीदार फसलें जैसे मटर जैसी हैं, तो इनकी जो फलियाँ वो मिट्टी में गिर के क्या सड़ जाती है और ह्यूमस बनाता है, तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती। सिंचाई का प्रयोग, ड्राई लैंड होगा तो उससे क्या होगा, पानी ड्राई मिट्टी जल्दी उड़ेगी, लेकिन अगर उसमें इरिगेशन कर दिया, मॉइस्चर हो गया, नमी है, तो क्या उस मिट्टी को बांधे रखती, तो मृदा अपरदन कम होता है। उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइज़र, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाल दिया, तो ये क्या है कि मिट्टी में अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो बहुत से जो खनिज मिनरल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको उनकी दोबारा आपूर्ति के लिए क्या है कि हम मिट्टी का टेस्टिंग करें और उसमें जिस मिनरल्स की कमी है उसी प्रकार का जो खाद है वो डाल सकते हैं। एक हरी खाद जैसे, या जैसे गोबर की जो खाद है ये भी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, तो इससे भी हमारा मृदा अपरदन रुकता है। इसके अलावा खेतों की मेड़बंदी करना, जो बाउंड्री है खेतों की, अगर उसको हम थोड़ा ऊंचा कर दें तो अगर मान लो तेज़ फ्लड आ भी गई तो जो वहाँ की मिट्टी उस खेत की दूसरे खेत तक नहीं जा पाई, तो इस प्रकार हम इनको रोक सकते हैं। और जो हमारे पर्वतीय एरिया उनमें हम टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत बना के, क्योंकि अगर स्टीप स्लोप के अकॉर्डिंग करें तो पूरी मिट्टी हमारी नीचे चली जाए, लेकिन अगर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं तो एक लेवलिंग आ जाती है, तो वो जो मिट्टी है वो उस पूरे एरिया पे ही फैली रह जाती है, वो नीचे तक ढलान के साथ नहीं जा सकती। तो ये है हमारा कि मिट्टी मृदा अपरदन क्या होता है, किन कारणों से होता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं।